आज हम डिस्कस करेंगे भाषा की विशेषताएं या लक्षण। किसी भी वस्तु के अभिलक्षण ही उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग करती है। कि जब हम किसी भी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसके जो लक्षण होते हैं, जो उसके गुण क्वालिटीज़ होती हैं, वही उसको दूसरी वस्तु से अलग करते हैं। जैसे कि पेन और पेंसिल की क्वालिटी अलग है और पेन की क्वालिटी अलग है, इसलिए वो दोनों को अलग अलग करते हैं। आगे दिया गया है, अतः मानव भाषा के अभिलक्षण वे हैं जो उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। और जो मनुष्य की जो भाषा है वो बताई गई है कि उसके अंदर जो क्वालिटी है वो उसको अन्य सभी जीवों की भाषा से अलग करते हैं। आगे बताया गया है, भाषा केवल मनुष्य की ही संपत्ति नहीं है, अपितु बकरी, मधुमक्खी, बंदरों की एक प्रजाति जिसके हाथ लंबे होते हैं, बेग एक प्रकार की छोटी मछली है, तथा चिंपैंजी आदि अनेक ऐसे जीव जंतु हैं, इनकी भी जो किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। अब बताया गया है कि जो जीव बताए गए हैं यहाँ पर, मधुमक्खी, बंदर, बकरी और कुछ मछलियाँ और चिंपैंजियों की ऐसी प्रजाति हैं लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, भाषा का कुछ अंश है उसको यूज़ करते हैं। इसमें बताया गया है, किंतु मनुष्य की भाषा अन्य सभी जीवों की भाषा से निस्पष्टता अलग होती है। कि जो मनुष्य की जो भाषा है, जो आवाज़ है, जो बोली है, वो और सभी जानवरों से बिल्कुल ही अलग है, ये यहाँ पर बताया गया है। कुछ ऐसे लक्षण एवं अभिलक्षण हैं जो सभी मिलकर उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषा से अलग करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। अब बताया गया है कि जो मनुष्य की जो भाषा है उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं, जो ऐसी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से वह अन्य सभी जीव जंतुओं की भाषा से अलग होती है। वो इस प्रकार से हैं, आइए उनको समझते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वेच्छाचरित। सेकंड दिया गया है सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। थर्ड दिया गया है अनुकरण ग्राह्यता। फोर्थ पॉइंट दिया गया परिवर्तनशीलता। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है विवेकता, डिस्क्रीटनेस। सिक्स दिया गया है द्वैतता, ड्यूलिटी। सेवंथ दिया गया है भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता। एट्थ दिया गया है स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट। नाइन दिया गया है मौखिकता, श्रव्यता। ये सभी जो भाषा है उसकी क्वालिटीज़ दी गई है जो कि उसको अन्य प्राणियों से अलग करती है। आइए अब समझते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया था स्वेच्छाचरित, इसका मतलब क्या है। यादृच्छिकता का अर्थ है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द में सहज, स्वाभाविक या तर्कपूर्ण संबंध नहीं है, वह समाज की इच्छानुसार मत माना हुआ संबंध है। यदि सहज स्वाभाविक संबंध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द होता। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो एक ही शब्द के ऊपर एग्री होते तो सभी भाषाओं के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता, सभी वस्तुओं के लिए। जैसे पानी के लिए वाटर नहीं होता, उसको पानी ही बोलते। जैसे उदाहरण में दिया गया, पानी के लिए सभी भाषाओं में पानी ही कहते। जैसे आगे दिया गया, इसमें अंग्रेजी वाटर का प्रयोग नहीं करती तथा फारसी आब का, रूसी वदा का प्रयोग न करते। अतः विभिन्न भाषाओं के सभी शब्दों में हम यह यादृच्छिकता पाते हैं। यह यादृच्छिकता शब्द के स्तर पर ही व्याकरण के स्तर पर रूप रचना तथा वाक्य रचना में भी यही बात है।
अब बताया गया है कि जो शब्द की रचना है उसका वाक्य रचना में भी व्याकरण का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब बताया गया है कि जो शब्द की रचना है उसी प्रकार से व्याकरण में जो वाक्य रचना है उसके लिए प्रयोग किया गया है। आगे बताया गया है, अंग्रेजी कर्ता कारक के लिए किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करती। अब जैसे आगे एग्जाम्पल दिया गया है वो देखते हैं। जैसे राम स्लैप्ड मोहन, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग होता है जैसे राम ने मोहन को थप्पड़ मारा। इसी प्रकार हिंदी के वाक्य में कर्ता कर्म क्रियापद, जैसे राम ने पत्र लिखा, कर्ता कर्म क्रिया, राम रोट ए लेटर, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, दोनों के सहायक क्रियाएं लगने में अंतर है। अब हम देख रहे हैं कि जो हिंदी की जो सहायक क्रियाएं और जो इंग्लिश की सहायक क्रियाएं वो किस प्रकार से अपने वाक्य में प्रयोग की जा रही हैं, उन दोनों का हम यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि जो भाषाएं हैं उनके अंदर इसी प्रकार यहाँ पर सारी की सारी बातें सब हम इसी प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाषाओं में एक दूसरे के साथ विभिन्नताएं हैं, कि जहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग और वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कर्ता और क्रिया और कर्म के बीच का जो एक परिवर्तन रूप हम देखते हैं वो अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सृजनात्मक, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। आइए इसमें पढ़ते हैं। भाषा में शब्द और रूप प्राय सीमित होते हैं, किंतु हिंदी के आधार पर हम अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार साहित्य के आधार पर निश्चित या रोजाना नए नए असीमित वस्तुओं का सृजन करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी में अपनी सुविधा के अनुसार हम अलग अलग वस्तुओं का अपनी ज़रूरत के अनुसार निर्माण करते हैं, उनके लिए शब्दों का गठन करते हैं। आगे बताया गया है, जो चीज़ें उपयोग नहीं हुई हैं वाक्य होने पर ही श्रोता को उन्हें समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। अब जो वस्तुएं हैं लेकिन वो प्रयोग नहीं हुई हैं, अगर उसको हम दोबारा से फिर से प्रयोग में लाना चाहें, उसके बारे में बोलना चाहें तो हम आराम से बोल सकते हैं। जैसे अगर हम घर पे कोई सामान ले आते हैं और वो काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करते, उसको बहुत टाइम के बाद अगर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है कि उसको हम यूज़ करना नहीं भूलते। और इसी प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने वस्तु प्रयोग नहीं की है और उसका जो हमारे पास शब्द है तो उसको हम कभी दोबारा समझते हैं, पढ़ते हैं तो उसको समझने में हमें कोई भी कठिनाई नहीं होती। यही यहाँ पर बताया गया है। यह कमाल इस सृजनात्मकता का ही है जो वक्ता और श्रोता दोनों उनकी भाषिता क्षमता में होता है और उसी के परिणाम स्वरूप वक्ता नित्य नए नए वाक्य का प्रयोग कर लेता है और श्रोता उन्हें समझ लेता है कि यही उसी का कारण है कि जिसकी वजह से जो बोलने वाला है नए नए शब्दों का प्रयोग करता है और जो श्रोता उसको सुनने वाला हो, जो उस मैसेज को प्राप्त करने वाला है, वह भी उसको आराम से समझ लेता है। हम, मैं, वह, तुम बुलवाना, इन चारों शब्दों में बहुत सारे बातों का सृजन कर सकते हैं। जैसे उसे तुमसे बुलवाया। सेकंड दिया है, मैंने तुम्हें उससे बुलवाया। थर्ड दिया गया, उसने मुझे तुमसे बुलवाया। फोर्थ दिया गया, उसने तुम्हें मुझसे बुलवाया। अब ये चारों के चारों वाक्य हम सुनने में अलग लग रहा है लेकिन इनका जो मोटिव है वो एक जैसा ही है, यही हम समझ सकते हैं। किंतु अन्य जीव जंतु भाषा के इस तरह सर्जन नहीं कर सकते। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई और जो जीवधारी है, जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, वो इस प्रकार से अपनी भाषा को मॉडिफाई या सर्जन नहीं कर सकते। अब इसमें बताया गया पॉइंट 3, अनुकरण ग्राह्यता। मानव भाषा समाज विषय से सीखी या ग्रहण की जाती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा नहीं जानता। माँ के पेट से कोई बच्चा, जीव जंतु अपनी भाषा अपने आप समाज से नहीं सीखते हैं, बल्कि उनकी अपनी भाषिक
क्षमता उनमें जन्मजात होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है वो किसी भाषा को नहीं जानता है, लेकिन उसके अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है। आगे बताया गया है, अनुकरण ग्राह्यता के कारण ही एक व्यक्ति अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएं अनुकरण से सीख सकता है। अब यहाँ पर बताया गया कि कोई भी एक इंसान भाषा ग्रहण करने की क्षमता के कारण ही, ऑब्जर्व करने के कारण ही वह एक से ज़्यादा भाषाओं को सीख सकता है। जैसे हम अगर अंग्रेजी सीखते हैं या कोई भी और अदर लैंग्वेज सीखते हैं तो वो हम ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। इसके अपोजिट दिया गया है कि जो जीव जंतु होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उनमें कैसे दिया गया है, किंतु अन्य कोई जीव जंतु ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह मानव भाषा आनुवांशिक नहीं होती जैसा कि अन्य जीव जंतु की भाषा होती है। अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य की भाषा आनुवांशिक नहीं होती। जैसे अगर किसी के पूर्वज हिंदी बोलते थे तो उसके जो बच्चे अब अंग्रेज़ी बोलना स्टार्ट कर रहे हैं या सीख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। इसके अपोजिट जो हम देखते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं वो किसी दूसरी भाषा को, किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं। उनके अंदर ये आनुवांशिकता चलती रहती है, जो उनके पूर्वज बोलते थे वैसे ही भाषा वो बोलते हैं। 4 पॉइंट दिया गया, परिवर्तनशीलता। मानवेतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। उदाहरण के लिए कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी की अपरिवर्तन भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, किंतु मानव भाषा हमेशा परिवर्तित हो रही है। जैसे संस्कृत का क्रम प्राकृत काल में कम हो गया और आधुनिक काल में काम हो गया। इस तरह चिर परिवर्तनशील की भाषा मानव भाषा को अन्य जीवों की भाषा से अलग है, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य की भाषा है वो परिवर्तनशील है। अन्य सभी जीवों में इस प्रकार के परिवर्तन नहीं देखे जाते। अतः अंतर का मुख्य कारण इस मानव भाषा का अनुकरण की अन्य भाषाएं आनुवांशिक होती हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि जो इंसानों के अंदर जो लैंग्वेज को लेकर ये परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे के सारे अनुकरणता की वजह से ही हो रहे हैं, परिवर्तनशीलता की वजह से ही हो रहे हैं। लेकिन जो अन्य जीव हैं उनके अंदर इस भाषा का कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें आनुवांशिक ही भाषा चलती आ रही है। आगे पॉइंट दिया गया है, 5th पॉइंट दिया गया है, विविधता। मानव भाषा का स्वरूप ऐसा नहीं है जो पूरा अविकसित रूप से एक ही हो, वह कई घटकों या इकाइयों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए वाक्य एकाधिक शब्दों से बना है या बनता है, तथा शब्द एकाधिक ध्वनियों से बनता है। यह बहुघटकता, विच्छिन्नता, विविधता या कई इकाइयों से विभाजित अन्य जीवों में नहीं मिलती। अब इसमें बताया गया है कि जो भाषा है उसका किस प्रकार से निर्माण होता है, कि जो वाक्य हैं वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं और शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनते हैं, और इनकी जो बनावट है वो अलग अलग है और बहुत ही कठिन है और जटिल है जिसको सीखना। आगे बताया गया है, उदाहरणार्थ बहुत से नर जीव यदि मादा को यह बतलाना चाहते हैं कि वे काम उत्तेजित है तो एक विशिष्ट प्रकार का ध्वनि संकेत करते हैं, जो मानव द्वारा प्रयुक्त वाक्य आदि जैसा नहीं होता, जो विभिन्न शब्दों से बना है परंतु अवांछनीय रूप से एक ही इकाई होती है। यदि उस ध्वनि संकेत को टुकड़ों में, अब इसमें समझ सकते हैं, अब इसमें आगे बताया गया है, यदि उसके ध्वनि संकेतों को टुकड़ों में विभाजित भी करें तो वे उस रूप में सार्थक नहीं होते। जैसे मानव भाषा के
वाक्य के शब्द इस तरह एकाधिक इकाइयों से बने होते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभक्तता केवल मानव भाषा का ही अभिलक्षण है। इसमें बताया गया है कि जो जीवों की जो भाषा है उसकी भाषा के जो टुकड़े भी कर दिए जाएं तो उनका भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं बनता है, लेकिन जो मनुष्य की भाषा है उसका जो ध्वनि है, जो उसके वाक्य हैं, जो उसके संदेश, अगर उसको छोटे रूप में टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर बनता है। आगे बताया गया है इसमें द्वैधता, ड्युअलिटी। भाषा में किसी वाक्य या उच्चारण को ले उसमें दो स्तर होते हैं। एक स्तर की इकाई सार्थक होती है तथा दूसरे स्तर की इकाइयाँ निर्थक होती हैं। इन दोनों स्तरों की स्थिति को ही द्वैधता कहते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भाषा के उस फेज के लिए बात की गई है कि जिसकी फर्स्ट इकाई होती है जो उसकी सार्थक होती है और दूसरी इकाई उसकी निर्थक होती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है इन इकाइयों से सार्थक इकाइयों को रूपिम शब्द, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, चिन्ह आदि कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदर ने फल तोड़े। वाक्य में बंदर ने फल तोड़े, ये 5 सार्थक इकाइयाँ हैं अर्थात रूपिम हैं। दूसरे स्तर की इकाइयाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनसे ये सार्थक इकाइयाँ बनी हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं बंदर में ब प्लस अ, न, द, अ, र, य, ये 6 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु ये आपस में मिलकर भाषा में सार्थक इकाइयों का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर हमने समझा है कि किस प्रकार से जो एक शब्द है उसका निर्माण हुआ है और उसके पीछे किस प्रकार की जो एक प्रोसेस है, शब्दों का जो एक क्रम है वो जुड़कर तैयार होता है एक शब्द के रूप में। आगे दिया गया है भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ रोल्स। जब हम बातचीत करते हैं तो वक्ता श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है, फिर जब श्रोता उत्तर देता है या फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वक्ता बन जाता है और तब प्रथम वक्ता श्रोता बन जाता है। यही भूमिकाओं की अदला बदली या उनका क्रम परिवर्तन या उनकी परस्पर परिवर्तनीयता, यह अनेक मानवीतर प्राणियों जैसे बंदर, मधुमक्खी आदि की भाषाओं में भी यह अभिलक्षण मिलता है, पर थोड़ी देर तक, बहुत लंबा नहीं, साथ ही कुछ प्राणियों में, सभी में नहीं। अब हम देख सकते हैं कि जो हम वार्तालाप करते हैं उसमें 2 लोग होते हैं या 3 होते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो पहले वाला बोलता है और दूसरे वाला सुनता है। इस प्रकार की यहाँ पर बातें बताई गई हैं कि जब दूसरे वाला बोलता है तो फिर पहले वाला सुनता है। इस प्रकार का जो भाषा के अंदर जो कन्वर्सेशन के अंदर जो परिवर्तन होता है, इस प्रकार का परिवर्तन प्राणियों में नहीं देखने को मिलता। 8 पॉइंट दिया गया है स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट। कुछ अपवादों को छोड़कर मानवोत्तर जीवों की भाषा केवल वर्तमान के विषय में सूचना दे सकती है, भूत तथा भविष्य के विषय में नहीं। इसके विपरीत मानव भाषा वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले, इसमें बताया गया है इसके विपरीत मानव भाषा वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाली हाव भी बहुत नई भाषा के विषय में भी कहने में समर्थ है। और इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य है वो पहले होने वाली बातों के बारे में, जो अभी हो रही है वो, और जो पहले हो चुकी है उन सभी विषयों के बारे में बताने के लायक है, उनमें बताने में सक्षम है। इस तरह मानव भाषा कालांतर कर सकती है। कालांतर मतलब है कि जो चीज़ें पहले चली गई हैं उनके बारे में, जो आने वाली हैं उनके बारे में, जो अभी चल रही हैं उनके बारे में, उन सब के बारे में बता सकती है। ऐसे ही
मानवेतर भाषा प्राय उसी स्थान या उसके आसपास के बारे में सूचना दे सकती है। इसी प्रकार जो बताया गया है कि जो एनिमल्स की जो मानवेतर की जो भाषा है वो उसी स्थान से रिलेटेड भाषाओं को बारे में बता सकती है, उस स्थान के बारे में ही बता सकती है, आसपास के बारे में। जहाँ भाषा व्यापार हो रहा है, दूर के स्थानों में विषय में नहीं, किंतु मानव भाषा इसमें भी समर्थ है, इस तरह कर सकती है। इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य की भाषा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है और वहाँ पर भी अपना समन्वय कर सकती है, कम्युनिकेशन कर सकती है, उसमें सक्षम है। आगे दिया गया है 9 पॉइंट। मौखिकता, श्रव्यता। मानव भाषा मुख से बोली जाती है तथा कानों से सुनी जाती है। इस तरह वह मौखिक श्रव्य सारणी का प्रयोग करती है या चैनल का माध्यम का प्रयोग करती है। भाषा की लिखित पठित सारणी मूलतः इसी पर आधारित होती है। इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य की भाषा है वो मुंह से बोलने वाली और कानों से सुनने वाली है और यह लिखने और पढ़ने योग्य है। यह मानवेतर प्राणियों में भी कुछ इसका प्रयोग करते हैं, किंतु कुछ अन्य सारणियों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ नृत्य द्वारा भी कभी कभी संप्रेषण करती हैं, जो दृश्य सारणी है, तथा ऐसे ही गंध जलाकर भी संप्रेषण करना देखा गया है, जो प्राणी सारणी है। ये इसमें बताया गया है कि जो मधुमक्खियाँ किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संप्रेषण करती हैं, नृत्य करके, डांस की अदर एक्टिविटीज़ करके कुछ, जिससे दूसरे को मैसेज मिल सके। पॉइंट 10। असहजवर्तिकता। मानवेतर वाणी भू, काम, भय आदि जीव सुलभ सहज बातों के कारण प्राय अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, किंतु ध्वनियाँ उस अर्थ में भाषा नहीं होती जिस अर्थ में मानव भाषा होती है। मानव भाषा मूल असहजवर्तिक होती है। जीवन की सहजता वर्तियों से उसका संबंध नहीं होता। अब इसमें बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं कुछ अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियाँ निकालते हैं, लेकिन उनका कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जो मनुष्य की जो आवाज़ें हैं उनमें कुछ ना कुछ अर्थ छुपा हुआ होता है।